नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू वीकली करंट अफेयर। ये टॉप 20 क्वेश्चन है करंट अफेयर के, जो 15 से 21 जनवरी तक के हैं। आइए अब सभी क्वेश्चन को वन टू वन एनालिसिस करते हैं स्टूडेंट। ये सभी क्वेश्चन आपको एसएससी, बैंक और रेलवे इस प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से लर्न करके रखिएगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? नागर शैली में, नागर स्टाइल में जो राम टेम्पल है इसको निर्मित किया गया है। आइए नागर शैली के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए आप, उत्तर भारत में हिमालय से लेकर मध्य भारत में विंध्याचल पर्वत तक जितने भी मंदिर बने हैं उन सभी का निर्माण नागर शैली में ही किया गया है। नागर शैली का विकास लगभग 8 से 13वीं सदी के बीच में हुआ था। वहीं बात करें तो राम मंदिर के वास्तुकार आर्किटेक्चर चंद्रकांत सोमपुरा हैं, जो लगभग गुजरात के अहमदाबाद के हैं। इनके द्वारा 1988 में राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया गया था। जबकि राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मूर्ति भगवान श्री राम की है और इसके वास्तुकार अरुण योगीराज हैं। तो अरुण योगीराज जो कि कर्नाटक राज्य के मैसूर क्षेत्र के हैं, कर्नाटक राज्य के मैसूर क्षेत्र के हैं। वहीं बात करें तो राम मंदिर में जो पत्थर प्रयोग किया गया है उसको मकराना पत्थर के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान से लाया गया था। तो नागर शैली आप देखिए, जैसे मान लिया हम बात करें, एक छोटा सा इंडिया का मैप के माध्यम से मैं समझा देता हूं प्यारे बच्चों। आप देखो, ये है उत्तर भारत वाला क्षेत्र, जितना भी है ये उत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं, नागर स्टाइल में। जबकि मैं बात करूं तो मध्य भारत वाला ये जो क्षेत्र है, इसमें नागर शैली के बाद आती है द्रविड़ शैली। तो मध्य भारत में जितने भी मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली में। फिर बात आती है साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत। तो प्यारे बच्चों, दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर होते हैं वे सब बेसर शैली में, बेसर स्टाइल में बने हुए हैं। तो उत्तर में नागर शैली, मध्य में द्रविड़ शैली और दक्षिण में बेसर शैली, इस प्रकार सभी मंदिरों का निर्माण किया गया है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति कहां शुरू किया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन शक्ति का क्या मकसद है, आइए नीचे समझ लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान आर्मी के द्वारा या पाकिस्तानी सरकार के द्वारा कश्मीर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश को नाकाम करने के उद्देश्य से भारतीय सेना के द्वारा इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद है पाकिस्तान में आतंकवाद को बिल्कुल समाप्त कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर बी आर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया है? आंध्र प्रदेश में। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के द्वारा विजयवाड़ा में 125 फीट ऊंची डॉक्टर बी आर अंबेडकर की स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का इनॉग्रेशन किया गया था। वहीं हम बात करें 2023 में कुछ महत्वपूर्ण और डॉक्टर बी आर अंबेडकर की मूर्ति का भी उद्घाटन हुआ है, जैसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो कि 19 फीट की है मात्र, ये भारत से बाहर दुनिया में किसी अन्य देश में सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसका उद्घाटन अमेरिका के मैरीलैंड में किया गया था। वहीं 2023 की शुरुआत में हैदराबाद में 125 फीट ऊंची डॉक्टर बी आर अंबेडकर की कांस्य से निर्मित प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो ये 3 इंपोर्टेंट स्टैच्यू हैं, इनको आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, रिसेंटली चंद्रमा पर सैटेलाइट लैंड कराने वाला दुनिया का 5वां कंट्री कौन बन गया है? जापान। तो दुनिया का 5वां कंट्री जापान बन गया है। तो भाई पहला कौन है? पहला है अमेरिका। वहीं बात करें दूसरा कौन है? रसिया। तो तीसरा कौन है? चाइना। और चौथा कौन हो जाएगा आपका? इंडिया। और बच्चों पांचवा आपका इधर जापान हो जाता है। तो ये दुनिया के 5 कंट्री हैं जो सक्सेसफुली अपने सैटेलाइट को मून पर लैंड करा चुके हैं। देखिए, जो 19 जनवरी को अभी जापान का सैटेलाइट लैंड हुआ है, इसका नाम है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, अर्थात स्लिम नाम दिया गया इसका, स्लिम। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 54वीं विश्व आर्थिक मंच की बैठक में किस देश के द्वारा वैश्विक भलाई जेंडर इक्वलिटी गठबंधन की पहल की गई है? अर्थात वैश्विक भलाई जेंडर इक्वलिटी गठबंधन लॉन्च किया है इंडिया के द्वारा। किसने लॉन्च किया है? इंडिया के द्वारा। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हर साल बैठक होती है जनवरी में। इस साल 54वीं बैठक हुई है, जो कि 15 से 19 जनवरी तक चली थी।
स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में। हम बात करें तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 24 जनवरी को हुई थी 1971 में। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, पाकिस्तानी सेना ने किस देश में अलगाववादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मार्गवार समाचार चलाया है? ऑपरेशन मार्गवार समाचार तो ये चलाया है ईरान में। देखिए हुआ क्या था एक्चुअल में, 6 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में अलगाववादियों पर एयर स्ट्राइक की थी। बदले में पाकिस्तान ने भी ईरान में बैठे अलगाववादियों पर ऑपरेशन मार्गवार समाचार के माध्यम से मिसाइलों से अटैक कर दिया, जिसमें लगभग 6 कैजुअलिटी हो गई थी। ठीक है ना। वही हम बात करें तो मार्गवार समाचार का जो मतलब है हिंदी में वो है समूल नाश, अर्थात सत्यानाश, विनाश, बिल्कुल ठीक है ना, समाप्त कर देना। तो इसके लिए बदले की कार्रवाई के रूप में पाकिस्तानी आर्मी ने यह ऑपरेशन चलाया है। बे अलगाववादी जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान की आजादी की मांग करते हैं ईरान में बैठकर, उन पर यह एक्शन लिया था पाकिस्तानी आर्मी ने। यह युद्ध अभी भी दोनों देशों के बीच जारी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इंडिया और जापान के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सहयोग काइजन का आयोजन कहां किया गया था? सहयोग काइजन का आयोजन किया गया है चेन्नई तट पर। देखिए ये 5 डेज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी जिसका नाम दिया गया था सहयोग काइजन। इसे इंडिया और जापान के दोनों तटरक्षक बलों के द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 19 जनवरी को कहा प्राइम मिनिस्टर ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2023, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का उद्घाटन किया था? चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए इस साल के खेलो इंडिया यूथ गेम 19 से 31 जनवरी तक तमिलनाडु के चेन्नई में खेले जाएंगे। ठीक है ना। इसका शुभांकर है वीर मंगाई। मैस्कॉट क्या हो जाएगा इस साल के खेलो इंडिया यूथ गेम का? वीर मंगाई। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में दिल्ली में हुई थी, यानी कि पहली बार ये दिल्ली में खेले गए थे। अब बात कर लेते हैं पिछले साल की, 2023 में। देखिए 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था और इसमें सबसे ज्यादा मेडल जीते थे, अर्थात टेबल में पहले स्थान पर महाराष्ट्र था और मेडल टेबल में दूसरे स्थान पर हरियाणा था। ठीक है ना। वही हम बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 जो हो रहे हैं इस साल, सॉरी ये बच्चों 2023 नहीं, ये 2022 वाले हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 ये हरियाणा में हुए थे और पहले स्थान पर हरियाणा था, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। ठीक है ना। तो ये 22 वाले हैं और इधर ये 23 वाले हैं, ऊपर 24 वाले। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? युगांडा में। कहां आयोजित किया जा रहा है? अफ्रीका के युगांडा कंट्री में। देखिए युगांडा कंट्री जो है वो 2025 तक जितने भी गुट निरपेक्ष आंदोलन होंगे अफ्रीका में, ठीक है ना, उन सबका नेतृत्व करेगा। अब इसका इंपोर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी समझते हैं। देखिए 19 से 22 जनवरी तक युगांडा के कंपाला में 19वां शिखर आयोजित किया जा रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का। भारत की ओर से यहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया है। अब बात करते हैं भाई गुट निरपेक्ष आंदोलन कैसे आया। 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में एक सम्मेलन हुआ था और यहीं पर गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाने की सहमति बनी थी। इसके बाद 1961 में सर्बिया के बेलग्रेड में पहला सम्मेलन हुआ और इसी सम्मेलन के दौरान 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कर दी गई। इसके संस्थापक के रूप में जवाहरलाल नेहरू का नाम मिलता है। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन समूह के लगभग 120 सदस्य देश हैं और इसका 18वां सम्मेलन 2019 में अजरबैजान में हुआ था, जबकि 17वां सम्मेलन 2016 में वेनेजुएला में हुआ था। तो पिछले साल के भी सम्मेलन आपको जानकारी में होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली किन्हें सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के लिए विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 प्रोवाइड किया गया है? तो भाई विंग्स इंडिया अवार्ड किसे दिया गया है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है और कैंपेगौड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 16वें वित्त आयोग के लिए सचिव स्तर के कितने पदों का सृजन किया है या सृजन को मंजूरी दी है? देखिए 16वें वित्त आयोग में 3 नए पदों का सृजन किया गया, नई पोस्ट क्रिएट की गई हैं और वो 3 नई पोस्ट कौन कौन सी हैं आइए भाई समझ लेते हैं। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में 16 फाइनेंस कमीशन का गठन किया है
आयोग की सहायता के लिए सरकार ने दो वित्त सचिव तथा एक आर्थिक सलाहकार के रूप में 3 नए पदों का सृजन किया है। ये तीनों नए पद पता होना चाहिए। 2 वित्त सचिव हो जाएंगे और एक इकोनॉमिक एडवाइजर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 12 की। रिसेंटली गुजरात में कहा 800 ईसा पूर्व पुरानी, ठीक है ना, मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं बड़नगर में। गुजरात के बड़नगर वही स्थान है जहां प्राइम मिनिस्टर रहते, मतलब जहां प्रधानमंत्री का गांव है, ठीक है ना। अब इसका इंपोर्टेंट एक्सप्लेनेशन समझते हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव बड़नगर में मिले मानव बस्ती के अवशेष उत्तर वैदिक काल से महाजनपद काल के बीच की बताई जा रही है। वहीं बात करें तो एक और इससे संबंधित जानकारी है कि लगभग 22 मिलियन वर्ष पुराना एक जंगल मिला है। कहां मिला है? बैरो कोलोराडो द्वीप पर, पनामा नहर, पनामा देश, मध्य अमेरिका में। तो कहने का मतलब है जो सेंट्रल अमेरिका है वहां एक कंट्री है पनामा, और पनामा में एक बहुत प्रमुख नहर है, उसका नाम भी क्या है? पनामा। इस पनामा नहर में एक आइलैंड है जिसका नाम है बेरो कोलोराडो। इस बेलो कोलोराडो आइलैंड में 22 मिलियन साल पुराना एक जंगल मिला है, ठीक है ना। और ये जंगल किस प्रकार के पेड़ों का है? मैंग्रोव। मैंग्रोव का एक बहुत पुराना जंगल मिला है जिसकी अभी खोज हुई थी। तो ये दोनों इंपोर्टेंट खोज हैं, एक भारत में है, एक पनामा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 2024 का असम का 2024 में असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया है? रंजन गोगोई को। देखिए रंजन गोगोई वर्तमान में राज्यसभा मेंबर हैं। राज्यसभा मेंबर से पहले ये भारत के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। रंजन गोगोई के नेतृत्व में ही बनी 5 जजों की खंडपीठ ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या केस का जजमेंट सुनाया था। आप देखिए इस साल रंजन गोगोई को असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 2023 में यह पुरस्कार तपन सैकिया को दिया गया था और 2022 में यह पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया था। इस पुरस्कार की स्थापना 2021 में हुई थी। वहीं हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च सम्मान जो है उसका नाम है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, जिसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस पुरस्कार का पुराना नाम है यश भारती पुरस्कार, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, लेकिन क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में इस पुरस्कार को प्रतिबंधित कर दिया कि इस, ठीक है ना, बाद में फिर से चालू कर दिया गया था उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के नाम से, जिसमें 11 लाख रुपए लगभग पुरस्कार की राशि दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। रिसेंटली इंडियन नेवी ने अरब सागर में किस कार्गो जहाज को समुद्री लुटेरों से मुक्त कराया था? एमबी लीला नॉरफोक। एमबी लीला नॉरफोक ये जहाज है, ठीक है ना। और इसको अभी इंडियन नेवी के द्वारा अरब सागर में कुछ समुद्री डाकुओं से मुक्त कराया है। आइए समझ लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखिए भारतीय नेवी के मार्कोस कमांडो द्वारा ये ऑपरेशन 4 जनवरी को चलाया गया था, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के निकट, जैसे मैं एक छोटा सा मैप बनाता हूं अफ्रीका का, ये अफ्रीका है। और अफ्रीका में यहां पर, यहां जो पड़ोस में जो कंट्री है सोमालिया है, सोमालिया के पास यहां समुद्र में कुछ समुद्री डाकुओं के द्वारा जहाज को कैप्चर्ड कर लिया गया था। और जब इंडियन नेवी को इसकी जानकारी हुई तो इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडर जहाज, हेलीकॉप्टर, ड्रोन के माध्यम से पहुंचते हैं और इसमें 15 भारतीयों सहित लगभग सभी 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लेते हैं। ये जो विद्रोही हैं, जो समुद्री डाकू हैं, ये विशेषकर यमन के हूती विद्रोही हैं। इन हूती विद्रोहियों के द्वारा पिछले लगभग 6 महीने से कई बार जहाजों को कैप्चर्ड करने की सूचना मिली है। एक्चुअल में ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? हूती विद्रोहियों का मानना है कि जहाजों को कैप्चर्ड करके हम दुनिया का ध्यान इस तरफ लाना चाह रहे हैं कि इजराइल अपने अटैक रोके फिलिस्तीन पर। तो इजराइल का अटैक को रोकने के उद्देश्य से दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए हूती विद्रोही इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश। देखिए पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी आता है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क हैनले था, जो कि लद्दाख में है। ध्यान रखना, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क 2022 में घोषित हुआ था हैनले,
के नाम से लद्दाख में। लेकिन भारत का पहला डार्क स्काई टाइगर रिजर्व, अगर टाइगर रिजर्व की बात करेगा तो पेंच टाइगर रिजर्व ही होगा एमपी में। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे दोनों को। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 19 जनवरी को श्री नरेंद्र मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम को कहां से लॉन्च किया था? भाई बोइंग सुकन्या कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी को कर्नाटक के बेंगलोर में अमेरिका की जहाज निर्माता कंपनी बोइंग के इंजीनियरिंग सेंटर का उद्घाटन किया था। इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर ने भारत में महिलाओं को विमानन क्षेत्र में प्रवेश के लिए बोइंग सुकन्या कार्यक्रम को भी लॉन्च कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 17। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने किस देश की फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया है? ईरानी। अब देखिए ईरान की जो फारसी भाषा है इसको भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया जाएगा। वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी? तमिलनाडु 2006 में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी, वहीं संस्कृत को 2005 में और कन्नड़ को 2008 में। तेलुगु को भी 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, जबकि मलयालम को 2013 में और उड़िया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। फिलहाल में सरकार नई शिक्षा नीति 2020 लेकर आई है और इसके तहत भारत सरकार प्राकृत भाषा को, पाली भाषा को और फारसी भाषा को भी शास्त्रीय दर्जा देने पर विचार कर रही है। जहां इन्होंने फारसी भाषा को तो शास्त्रीय दर्जा देने की घोषणा कर दी है, बाकी 2 प्राकृत और पाली को और शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 कंपनियों की रैंक में भारत की किस कंपनी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो टाटा कंसल्टेंस सर्विस यानी कि टीसीएस, टाटा कंसल्टेंस सर्विस को दुनिया की 500 कंपनियों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूची जो है वो ब्रांड फाइनेंस के द्वारा लॉन्च की गई थी। देखिए ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2024 का जो ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग है, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो 500 कंपनियां हैं दुनिया की, उनकी रैंक जारी की गई थी और इसमें पहले स्थान पर अमेरिका की कंपनी एप्पल आई है, वहीं दूसरे स्थान पर भारत की कंपनी टीसीएस है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। रिसेंटली एसबीआई को पछाड़कर कौन भारत का नंबर 1 सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन गया है? एसबीआई को पीछे छोड़ते हुए एलआईसी अब भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का उपक्रम बन चुका है। यानी कि हम बात करें, आप देखिए एसबीआई अब तक भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक के रूप में काम कर रही थी, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। जबकि अब बात करें तो एलआईसी भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बीमा कंपनी बन चुकी है, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। तो ध्यान रखेंगे अब सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा जो उपक्रम हो चुका है वो एसबीआई नहीं है बल्कि एलआईसी होगा। ठीक है ना, तो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम को शॉर्ट में आप पीएसयू करके पढ़ सकते हो। ओके, तो भारत का नंबर 1 पीएसयू अब कौन होगा? एलआईसी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट। भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया है? फरीदाबाद में। इसका आयोजन कहां हुआ है? फरीदाबाद में। देखिए इसका इंपोर्टेंट एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। फरीदाबाद बच्चों हरियाणा में है। भारत विज्ञान अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन 17 से 20 जनवरी तक हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया था, जिसमें लगभग 20 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस साल अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की जो थीम है वो है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो स्टूडेंट ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एनालिसिस किए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सुनील सर जीएस वर्ल्ड पर मिल जाएगा। आप स्मॉल लेटर में विदाउट स्पेस दिए सुनील सर जीएस वर्ल्ड सर्च करिए टेलीग्राम पर, और यहाँ जितने भी वीकली पीडीएफ हैं सभी आपको मिल जाएंगे, 2022 के भी और 2023 के भी।